माना अंधेरा बहुत घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। देश भर में नीट यूजी 2025 की काउंसलिंग चल रही है। कई सारे अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रहे हैं। राज्य अपनी मनमर्जी से काउंसलिंग को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं एमसीसी यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी, जिसके जिम्मे ऑल इंडिया कोटा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग की जिम्मेदारी होती है, ये भी अपने मन मुताबिक काम कर रही है। 5 बार राउंड 1 का शेड्यूल बढ़ाया जाता है। एनआरआई कैटेगरी को लेकर कुछ डिसीजंस लिए जाते हैं और फिर रातों रात उस डिसीजन को बदल दिया जाता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक गंभीर संदेह पैदा होता है कि आखिर किसे फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, या फिर जो गाइडलाइन खुद एक सरकारी केंद्रीय संस्थान ने बनाए हैं उनका सही तरीके से पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर भारती, मेडिकल एडमिशन काउंसलर। आप सबका स्वागत करता हूं। कुछ दिनों पहले एमसीसी ने नोटिफिकेशन देकर एनआरआई की जो स्पॉन्सर्ड कैटेगरी है, जिसमें किसी भी कैंडिडेट के फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स उन्हें स्पॉन्सर करते थे, इसे खत्म कर दिया था। लगातार 2-3 नोटिसेस जो आई उसमें इसका एक्सप्लेनेशन था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से 6 अगस्त को, जबकि राउंड 1 की चॉइस फिलिंग खत्म होने में केवल 11 घंटे रह गए थे, अचानक से एक लिस्ट आती है जिसमें पहली बार फर्स्ट डिग्री के अलावा सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव का भी जिक्र होता है, जबकि इस तरीके की एलिजिबिलिटी को लेकर कोई भी सूचना पहले नहीं दी गई थी। तो कुल मिलाकर बात यहां पे एनआरआई कोटे या फिर एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी कोटे की नहीं है। बात यहां पे हो रही है काउंसलिंग के नियमों में पारदर्शिता की कमी है, क्लैरिटी की कमी है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ईमानदारी की कमी है। जो सरकारी संस्थाएं हैं ये कई सारी बड़ी बड़ी गलतियां कर रही हैं, जिनका नज़र से बच पाना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। तो डिटेल्स में जानेंगे पूरे मैटर को, और मैं बिल्कुल आपको पहले पास्ट में लेकर चलूंगा और बताऊंगा कि ये सारी चीजें किस बात से जुड़ी हुई हैं और आगे इसमें क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। सबसे पहले शुरुआत होती है 2024 में पंजाब की काउंसलिंग से। आप सबको ये जानकारी होगी कि कई सारे राज्यों में प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई कोटा होता है, जहां पे बहुत कम स्कोर पर भी कैंडिडेट सरकारी कॉलेजेस में पढ़ पाते हैं। कई सारे राज्यों में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी अलाउड है, हालांकि उन्हें प्रायोरिटी कम मिलती है, लेकिन वो अलाउड होते हैं। वहीं कई सारे राज्य ऐसे हैं जैसे कि गुजरात और पंजाब, जहां पे एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी अलाउड नहीं है। 2024 में पंजाब में स्पॉन्सर कैटेगरी को यह कहकर लाया गया था कि यहाँ पे जो सीट्स हैं वो खाली रह जाती हैं। बाद में यह फैसला चैलेंज हो गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से यह निर्णय आया कि एनआरआई स्पॉन्सर्ड को एलिजिबल नहीं कर सकते हैं। बाद में इसे भी चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में, और तब सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी ने कुछ सख्त टिप्पणी की थी। क्या थी वो टिप्पणी, सबसे पहले मैं आपको वो दिखाता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया का ये आर्टिकल देखिए, 25 सितंबर 2024 का ये आर्टिकल है। हेडलाइन में यह बात लिखा गया है, फ्रॉड ऑन मेडिकल एजुकेशन। क्या है ये फ्रॉड? सीजेआई चंद्रचूड़ जी ने बहुत सख्त लहजे में ये बात कही थी कि वर्ड्स ऑफ एनआरआई एंड टर्म्ड दिस अ फ्रॉड ऑन द एजुकेशन सिस्टम टू मिंट मनी। जी हाँ, इस बात पे ध्यान दीजिएगा। आगे भी ये 3 जजेस की बेंच थी, जिसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ जी के अलावा जस्टिस जेबी पर्दीवाला, मनोज मिश्रा जी थे। इन्होंने सरकार के फैसले को स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया था, और एक टर्म यूज किया गया है कि ये मनी स्पिनिंग मैकेनिज्म है। जी हाँ, एनआरआई वार्ड को लेकर यह बात हो रही है। आपका ये जानना जरूरी है कि पूरी शुरुआत कहां से हुई थी, तब धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे कि एमसीसी ने इस पे आगे चल के क्या किया। अब यहां पे सीजेआई कहते हैं कि लुक एट द एक्सप्रेशंस नियरेस्ट रिलेटिव्स एंड वर्ड्स ऑफ एनआरआई। Anyone can be the nearest relative, even a third cousin. And what did the government mean by the word of an NRI? Any and everyone can be termed as a word of NRI, and the proof is just an affidavit by the person residing abroad, the bench said. Dismissing Punjab government appeal against the High Court September 10 order quashing the new criteria, the apex court said, these all backdoor entries and this is nothing but a money spinning device for the government. It must stop. तो यहां से एक बात पे चर्चा शुरू हुई कि जो एनआरआई वार्ड का डेफिनेशन है वो वाकई में क्या होना चाहिए। क्या एनआरआई स्पॉन्सर्ड
कैंडिडेट्स को अलाउ करना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के नॉलेज में यह बात भी थी कि एनआरआई स्पॉन्सरशिप के नाम पर देश भर में बड़ी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे हैं और इस पे एडमिशंस भी हो रहे हैं। करोड़ों का खेल चल रहा है। इसी सुनवाई में सीजेआई आगे कहते हैं, लेट अस पुट अ लीड ऑन दिस होल फ्रॉड इन द नेम ऑफ एनआरआई कोटा सीट्स। दिस एक्सपेंडेड मीनिंग ऑफ एनआरआई कोटा इज नथिंग बट अ फ्रॉड ऑन द मेडिकल एजुकेशन सिस्टम। ये सारी बातें जो हुई थी ये मौखिक रूप से हुई थी। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई भी ऑर्डर जारी नहीं हुआ था। लेकिन इसके बाद क्या होता है, इसके बाद कई सारी कंट्रीज में जो हमारी इंडियन एम्बेसीज हैं उनको हमारी एमई के तरफ से एक नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें अच्छे से इस बात को डिफाइन किया जाता है कि एनआरआई वार्ड का जो बेनिफिट है वो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव को नहीं मिलेगा। इसके बाद कई सारी कंट्रीज के कई सारे स्टेट्स में इस तरीके के जो सर्टिफिकेट जिसकी जरूरत होती है एडमिशन में, इसका निर्गत करना रोक दिया जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से कई सारी कंट्रीज ऐसी थी जहां पे फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव के लिए जो सर्टिफिकेट्स हैं उनके बनने का क्रम जारी रहता है। अब देखिए इसमें आगे एमसीसी क्या करता है वो मैं आपको दिखाता हूं। एमसीसी इस गाइडलाइन को पुरजोर तरीके से लागू करने के लिए नोटिफिकेशन देता है। जिस दिन राउंड 1 का शेड्यूल पहली बार जारी होता है 21 जुलाई को एमसीसी कहता है कि एनआरआई स्पॉन्सरशिप कैटेगरी जो है उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। इसको आगे बढ़ाते हुए 25 जुलाई को एक डिटेल्ड नोटिफिकेशन आती है एमसीसी की तरफ से, जिसमें एमसीसी डिफाइन करता है बोनाफाइड गार्जियन क्या होते हैं, यानी कि अगर स्पॉन्सर किया भी जा रहा है किसी एनआरआई वार्ड को तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा, ये हम और डिटेल्स में आगे भी देखेंगे। लेकिन इसके बाद 2 अगस्त को और एक नोटिस आती है जिसमें फिर से स्पॉन्सरशिप बाय बोनाफाइड गार्जियन को एड्रेस किया जाता है। लेकिन ये जो मैसेज था ये काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग था और इसके बाद आश्चर्यजनक रूप से 6 अगस्त को, जबकि सिर्फ 11 घंटे बाकी थे चॉइस फिलिंग चॉइस लॉकिंग खत्म होने में, अचानक से एक नोटिस आती है जिसमें न सिर्फ 350 कैंडिडेट के नाम होते हैं बल्कि वहां पे यह भी मेंशन होता है कि जो प्रायोरिटी सिस्टम है वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले एनआरआई कैंडिडेट, उसके बाद चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव के स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे और उसके बाद सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट होंगे। तो पहली बार एमसीसी ने सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव का प्रयोग किया था। चलिए अब इनके नोटिफिकेशन को विस्तार से देख लेते हैं। देखिए 21 जुलाई की जो सबसे पहली नोटिस आई थी इसमें एनआरआई कोटा के लिए ये एड्रेस किया गया था। यहां पे यह बात साफ लिखी गई थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि कैंडिडेट को इंडियन मिशन एमई के द्वारा एक सर्टिफिकेट लाना होगा, या तो एनआरआई होंगे या फिर चाइल्ड ऑफ एन एनआरआई होंगे या फिर वार्ड ऑफ एन एनआरआई होंगे, माइनर अंडर बोनाफाइड गार्जियनशिप। जी हां, अब यहां पे इन्होंने ये क्राइटेरिया दे दी थी। यहां पे कहीं भी फर्स्ट डिग्री या सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव का मेंशन नहीं था। इसके साथ साथ सख्ती दिखाई गई थी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उनकी ये गहनता से जांच करेंगे और अगर वो डॉक्यूमेंट फेक पाए जाते हैं तो एडमिशन कैंसिल भी होगा और स्ट्रिक्ट एक्शंस भी उसके खिलाफ लिए जाएंगे। अब इसको और ज्यादा डिफाइन करते हुए 25 जुलाई को जो एमसीसी की तरफ से नोटिस आई वो मैं आपको दिखाता हूं। अब देखिए क्या होता है, ये नोटिफिकेशन तो निकाल देते हैं, वहां पे क्लैरिफिकेशन की कमी थी और हर साल जो राउंड के स्टार्ट होने से पहले एनआरआई कन्वर्सन की नोटिस आती थी वो इस बार नहीं दी जाती है। जब कैंडिडेट एमसीसी को कांटेक्ट करते हैं तब एमसीसी कहता है कि जो एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल नहीं है, तो जिन्होंने फॉर्म फिलअप करते समय ही वहां पे एनआरआई कैटेगरी डाली है बस उनको ही एनआरआई कॉलेजेस के ऑप्शन मिलेंगे। लेकिन 25 तारीख को फिर से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें एमसीसी ये कहता है कि कई सारे कैंडिडेट की रिक्वेस्ट आ रही थी इसलिए वो कन्वर्सन के लिए अलाउ कर रहे हैं। किनको अलाउ कर रहे हैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, देख लीजिएगा। ये जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं उसकी लिस्ट है यहां पे, लेकिन इसी नोटिफिकेशन में इन्होंने आगे इस बात को डिफाइन किया है कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल होंगे। तो यहां पे इन्होंने एक एम्बेसी का जो कि सैन फ्रांसिस्को की थी वहां का एक प्रेस रिलीज यहां पे दिखाया है। एनआरआई का डेफिनेशन आप सब जानते हैं। अब यहां पे देखिए अलग से जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वहां पे मैं आपको दिखा दूं क्या लिखा गया है। यहां पे लिखा गया है कि कैंडिडेट एनआरआई होने चाहिए, चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई होने चाहिए या फिर वार्ड ऑफ एनआरआई होने चाहिए। इसी वार्ड ऑफ एनआरआई के ऊपर सीजेआईजी ने टिप्पणी की थी और इसी के डेफिनेशन को अब तोड़ मरोड़ के किस तरीके का खेल चल रहा है धीरे धीरे आपको बहुत क्लियर समझ में आ जाएगा। यहां पे डेफिनेशन देखिए, व्हाट शैल इंक्लूड ओनली अ माइनर हु इज अंडर द बोनाफाइड गार्जियनशिप ऑफ अ एनआरआई। एविडेंस ऑफ बोनाफाइड गार्जियनशिप
sponsorship must be produced before the mission post by such person. Simply showing that the guardian has looked after the student will not qualify relatives as guardians. An affidavit to the effect must be produced before the mission post by such person. इनका ये कहना है कि आपको ये लीगली प्रूफ करना होगा कि कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी देखरेख आपने की है, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आसान भाषा में कहें तो ये उसी परिस्थिति में संभव हो सकता है जब किसी बच्चे के माता पिता न हो और उनकी देखरेख कोई ऐसा व्यक्ति कर रहा हो जिसके पास एनआरआई स्टेटस हो। क्या यहाँ पे एनआरआई स्पॉन्सरशिप में फर्स्ट डिग्री वाले ब्लड रिलेटिव को लेके कोई कंफ्यूजन उत्पन्न होता है? नहीं, क्योंकि इसको आगे इसी नोटिस में क्लियर कर दिया गया है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इट इज क्लैरिफाइड दैट द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ गार्जियंस हु आर नॉट bona fide guardians as per the above identification will be excluded from the eligibility criteria for admission of student under NRI quota. First degree relation of the student including real brother and sister over and above the mother father of the first degree relation is NRI and residing abroad ordinarily. Nearest relation who considers such student as ward including real brother and sister of father, that is real uncle and aunt, real brother and sister of mother, that is real maternal uncle and maternal aunt, father and mother of father, that is grandfather and grandmother, father and mother of mother, that is maternal grandfather and पैटर्नल ग्रैंडफादर एंड फर्स्ट डिग्री मैटरनल एंड पैटर्नल कजिन्स। तो इन्होंने यहाँ पे साफ कर दिया था कि जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव्स हैं वो एनआरआई वार्ड बोनाफाइड गार्जियनशिप वाली कैटेगरी में नहीं आते हैं। जी हाँ, अब इसके बाद देखिए आगे ये क्या करते हैं। इसके बाद एक लिस्ट जारी करते हैं ये, जिसमें 188 कैंडिडेट्स का कन्वर्सन हुआ होता है, जिसमें से एक नाम 2 बार रिपीट हुआ था और 2 अगस्त को एक बार फिर से एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें फिर से मौका दिया जाता है और इसमें फिर से कुछ कंफ्यूजिंग बात लिखी जाती है। ये कहते हैं इन कंटिन्यूएशन टू नोटिस डेटेड 25 जुलाई 2025, वो नोटिस जिसके संदर्भ में अभी हमने आपसे बात की, कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर एम्बेसी सर्टिफिकेट, एनआरआई सर्टिफिकेट बाय मिशन पोस्ट अब्रॉड एज पर एमईए प्रेस रिलीज एंड हैव गॉट एम्बेसी सर्टिफिकेट एंडोर्स्ड और स्टैम्प्ड बाय द एम्बेसी विल बी कंसीडर्ड फॉर सीट रिजर्व फॉर एनआरआई। अब ये कहते हैं कि एक बार फिर से आपको, अगर आप छूट गए हैं तो 1 दिन के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं और हम आपको कंसीडर करेंगे, उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। फिर से यहां पे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट था और इसके नीचे आप देखेंगे तो उन 188 कैंडिडेट्स की लिस्ट थी जिनका कन्वर्जन ऑलरेडी जो पहला मौका इन्होंने दिया था 25 जुलाई को उसमें हो चुका था। अब ध्यान से देखिएगा तो यहां पे कहीं पर भी स्पॉन्सरशिप की बात नहीं लिखी गई है। क्राइटेरिया के लिए यहां फिर से ये एनआरआई वार्ड वाले टर्म का यूज कर रहे हैं। ध्यान से देख लीजिए, यहां पे इन्होंने लिख रखा है कि बोनाफाइड गार्जियन होने चाहिए और पहले इन्होंने ऑलरेडी लिख रखा था कि जो भी बोनाफाइड गार्जियन होंगे उनको इसका प्रमाण देना पड़ेगा कि वो वाकई उस कैंडिडेट के बोनाफाइड गार्जियन हैं। अब चलिए 6 अगस्त को क्या होता है वो दिखा देता हूं। देखिए ये 6 अगस्त की नोटिस है, इसमें 2 अगस्त वाली नोटिस का रेफरेंस देकर यह बात लिखी गई है कि एमसीसी क्या करेगा। एमसीसी एनआरआई कैटेगरी में प्रायोरिटी सिस्टम लेकर आएगा। प्रायोरिटी 1 पे एनआरआई कैंडिडेट और चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई होंगे और प्रायोरिटी 2 पर फर्स्ट डिग्री रिलेटिव ऑफ एनआरआई वार्ड्स होंगे और सेकेंड डिग्री रिलेटिव ऑफ एनआरआई वार्ड्स होंगे। कायदे से देखा जाए तो एक माइनर जिसकी उम्र 18 साल से कम है और उसके एनआरआई वार्ड के लिए जो डेफिनेशन पहले की नोटिस में एमसीसी ने दी थी उसके हिसाब से जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा कम होनी चाहिए थी, लेकिन पहली बार यहां पे जिक्र हो रहा है फर्स्ट डिग्री रिलेटिव का। पूरे नोटिफिकेशन में अब तक जो भी चला रहा था वहां पे फर्स्ट डिग्री को इनएलिजिबल बताया गया था, लेकिन अचानक से यहां पे सेकेंड डिग्री की भी बात की जा रही है, यानी कि कहीं तो कुछ ऐसा हुआ है जिससे कुछ लोगों को विशेष फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। क्योंकि हकीकत यह है कि जब पहली बार 25 जुलाई को पोर्टल खुला था ईमेल करके कैटेगरी कन्वर्ट कराने का, तो कई सारे कैंडिडेट जो एक्चुअल में एनआरआई हैं या फिर चिल्ड्रन ऑफ एनआरआई हैं उनके कन्वर्सन्स रिजेक्ट हो गए। वहीं जब 2 अगस्त को दोबारा नोटिस आती है और जिसमें फर्स्ट डिग्री स्पॉन्सर एलिजिबल हैं, इस बात को लेकर कोई भी क्लैरिटी नहीं थी, बावजूद उसके 6 अगस्त को जो लिस्ट आती है इसमें जब आप देखेंगे तो टोटल 1-2 नहीं 350 नाम ऐसे हैं जिनकी कैटेगरी कन्वर्ट हो चुकी है। तो यहां भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये कौन से 350
350 लोग हैं, क्या इन्हें पहले से इस बारे में पता था कि सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव भी अलाउ होने वाला है? अगर पता था तो कैसे पता था, क्योंकि इसको लेके कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आई थी। अब मैं सबसे पहले आपको एमसीसी की एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाता हूं। जल्दीबाजी में जिस तरीके से 350 बच्चों की लिस्ट जारी की गई, इसमें बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हैं। 50 से ज्यादा ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम 2 बार या फिर 3 बार रिपीट हुआ है, वो भी स्पेलिंग मिस्टेक के साथ। तो एमसीसी एक जिम्मेदार एजेंसी, जिसके लिए सीट मैट्रिक सिर्फ एक संख्या हो सकती है, लेकिन एक कैंडिडेट जो वर्षों से कड़ी मेहनत करता है और जिसका ख्वाब होता है एमबीबीएस में एडमिशन पाना, उनके लिए एक सीट ही सब कुछ होती है। और वैसे में एमसीसी की तरफ से इस तरीके की लापरवाही सामने आती है। कितना सिंपल सा काम है, अगर लिस्ट को आप एक्सेल में कन्वर्ट करें तो 5 सेकंड का काम है, आप फिल्टर करके डुप्लीकेट वैल्यूज देख सकते हैं। वो भी इनसे नहीं हुआ। ये किस तरीके की लिस्ट है और इसके पीछे का प्रायोजन क्या है एमसीसी का, ये निश्चित रूप से सोचने वाली बात है। नाम यहां पे देख लीजिए, दोनों सेम है और जो रोल नंबर है वो भी सेम है। पूरी लिस्ट को जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको दिख जाएंगे। इस कैंडिडेट का नाम 3 बार आया है, इसी तरीके से ये नाम 2 बार है। आप पूरी लिस्ट में देखेंगे तो जो भी ये हाईलाइटेड पार्ट आपको दिख रहा है, ये सारे डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। अच्छे से फिल्टर करने के लिए मैंने इसे एक्सेल में कन्वर्ट करके नेम वाइज यहां पे अलाइन कर दिया है, ताकि ये एक साथ दिखाई दें और आसानी से समझ में आए कि किस तरीके की लापरवाही एमसीसी के द्वारा की जा रही है। वो एमसीसी जिसके जिम्मे लाखों बच्चों का भविष्य निर्माण करने की जिम्मेदारी दी गई है, वो इस तरीके से काम कर रहा है। बिना सूचना के नियम बना देते हैं और फिर ऐन वक्त पे उस पे यू टर्न मार लेते हैं। कुछ न कुछ वजह तो जरूर रही होगी। कैंडिडेट का नाम यहां 3 बार है। इसी तरीके से इस लिस्ट में देखते रहिए, आपको ऐसे बहुत सारे नाम दिख जाएंगे जो कई बार रिपीट हुए हैं। तो इस तरीके की लापरवाही एमसीसी से हो रही है। जो प्रमाण है वो आपके सामने, इस कैंडिडेट का नाम भी यहां देखिए 3 बार है। अब यहां इनकी और एक स्पेलिंग मिस्टेक देखिए, इस कैंडिडेट का नाम भी 3 बार है, लेकिन तीसरे वाले नाम में यहां एक ही जगह इन्होंने ओ लिख दिया है। तो कुल मिला के इतनी जल्दीबाजी में लिस्ट क्यों बनाई गई और उसमें नाम रिपीटेड क्यों है, ये भी सोचने वाली बात है। लेकिन अब मैं बात करूंगा दिल्ली हाई कोर्ट के एक मामले के बारे में, जो कि इसी एनआरआई स्पॉन्सरशिप कैटेगरी से रिलेटेड था। उस मामले में 5 अगस्त को एक फैसला आया है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की वेबसाइट पर वो फैसला अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। आप सब भी देख सकते हैं, ये केस डिटेल्स हैं, लेकिन मुझे जहां तक जानकारी है इसका जो ऑर्डर है वो आपको कुछ दिन बाद अपडेट होगा। लेकिन यहां पर फिर एक बड़ा सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी एक गाइडलाइन पहले से थी, लेकिन उसको एमसीसी ने खुद ही बदल ली। ऐसे में क्या हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर से सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को बदला जा सकता है, या फिर अगर इस संदर्भ में कोई सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर आया तो कम से कम एमसीसी को उस ऑर्डर को पब्लिश करना चाहिए था। और इन सबसे बड़ी बात कि अगर आपको सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव अलाउ करने थे तो ये आपको पहले बताना चाहिए था, उन बच्चों को भी मौका देना चाहिए था, क्योंकि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव जेन्युइन हैं, उनके पास सर्टिफिकेट भी बने हुए थे, लेकिन उनको कभी भी इस बात की सूचना नहीं मिली कि वो इस काउंसलिंग में एलिजिबल हैं। अब देखिए किन किन बातों से यहां पे संदेह पैदा होता है। एमसीसी को अगर यह नियम लागू करना था तो इसके बारे में पूर्व सूचना देनी चाहिए थी। जैसा कि मैंने बताया, कई सारी कंट्रीज में जो इंडियन एम्बेसीज हैं वो एनआरआई स्पॉन्सर सर्टिफिकेट फर्स्ट डिग्री के लिए इशू कर रही थी। कई सारी कंट्रीज में ये इशू नहीं भी कर रही थी। तो इस तरीके के दोहरे मापदंड क्यों हैं? अगर एमईए की तरफ से यह प्रेस रिलीज भेजी गई थी तो ये सभी एम्बेसीज में जानी चाहिए थी और सभी जगह इसका पालन किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब एमसीसी की तरफ से भी डुअल बिहेवियर आप देख सकते हैं। पैरेलली एमडीएस की भी काउंसलिंग चल रही है, लेकिन एमडीएस के राउंड 1 और राउंड 2 में एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट्स को न सिर्फ एलिजिबल किया गया है बल्कि कन्वर्सन का भी पर्याप्त मौका दिया गया है। तो फिर अचानक से एमसीसी में यह नियम क्यों बदल जाता है? और इन सब के बाद एमसीसी जो भी नियम बनाता है उसको दूसरे स्टेट्स भी फॉलो करते हैं। कई सारे स्टेट्स ने फॉलो भी किया और एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैटेगरी को खत्म कर दिया, लेकिन देश में दूसरे कई सारे राज्य ऐसे थे जहां पे अभी भी एनआरआई स्पॉन्सरशिप कैटेगरी अलाउड थी। तो ऐसे में एक कैंडिडेट कंफ्यूज होगा, वो क्या करेगा? क्योंकि कोई भी स्पष्टता, कोई भी क्लैरिटी जो हमारी सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी है, जो जिम्मेदार कमेटी है, उसके पास नहीं है। पहले भी मैंने इस पर बात की थी और इस बात से परेशान होकर मैंने आरटीआई भी लगाई थी, एमसीसी को भी भेजी थी, एमईए को भी भेजी थी, एनएमसी को भी भेजी थी। एमसीसी की तरफ से जो रिप्लाई आया था वो मैं आपको दिखाता हूं। 28 जुलाई की ये मेरी आरटीआई है, डीजीएमई के नाम से
4 अगस्त को इसका रिप्लाई आया है। जो रिप्लाई आया है आप वो देख लीजिए। मैं पहले आपको सवाल बता देता हूं। मैंने एमसीसी से ये पूछा था कि आखिर किस सर्कुलर के आधार पे आपने एनआरआई स्पॉन्सर कैटेगरी को खत्म किया है, और अगर ये खत्म किया है तो क्या इसके बारे में आपने अलग अलग स्टेट्स को सूचनाएं दी हैं। और एक सवाल कि अगर यह नियम समान रूप से लागू हुआ है तो आधे देश एनआरआई सर्टिफिकेट इशू कर रहे हैं तो आधे क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इस लंबे चौड़े 3 सवाल के एवज में 2 लाइन का रिप्लाई एमसीसी से आया था, जिसमें यह बात लिखी गई है कि एमसीसी के पास पूरी अथॉरिटी है कि वो नियम को कभी भी बदल सकता है, चाहे तो खुद बदल ले, चाहे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बदल ले। तो आधा अधूरा सा जवाब यहां पर आता है, जो इस बात को आसान भाषा में मैं कहूं तो यह कह रहा है कि एमसीसी का यहां पे यह कहना है कि मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अच्छी बात है, करिए, लेकिन क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें होती हैं, बच्चों के सपने होते हैं। आप कोई भी नियम में बदलाव कर लें, हम मानने को मजबूर हैं, लेकिन कम से कम हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आपको इसके बारे में पूर्व सूचना देनी चाहिए, राइट टू इक्वलिटी देना चाहिए। वो कैंडिडेट जो डिजर्व करते हैं वो बाकी रह गए, वो कैंडिडेट जो सेकेंड डिग्री वाले थे उनको पता भी नहीं था उनके नाम लिस्ट में शामिल हैं। तो ये आपके काम करने के तरीके पे बहुत गंभीर सवाल खड़ा करता है। मेरे पीछे आप एनआरआई कन्वर्सन का डेटा देख रहे हैं। 2019 में जो टोटल कन्वर्सन थी वो 533 थी, 20 में 587 थी, 21 में 581 थी। एक जैसा पैटर्न दिख रहा था। फिर 2021 में एक नियम आता है कि राउंड 3 में एनआरआई की जो वैकेंट सीट है वो कन्वर्ट हो जाएगी मैनेजमेंट की फीस पर। इसका असर अगले साल दिखता है। जो कन्वर्सन हैं वो सीधे 2 गुने हो जाते हैं। अगले साल भी देखिए, दोनों साल एक जैसा ट्रेंड था, लेकिन 23 में फिर से एक नियम आता है कि चाहे कितने भी राउंड की काउंसलिंग करानी पड़े, कॉलेज मॉप अप राउंड नहीं होगा, यानी कॉलेज के कंट्रोल में सीट्स नहीं दी जाएगी। अब इसका इंपैक्ट भी एक साल बाद 2024 में दिखाई देता है। जो कन्वर्सन्स हैं टोटल वो बढ़ के 1846 हो जाते हैं। फिर 2025 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद एमसीसी ये डिसाइड करता है कि हम एनआरआई स्पॉन्सर अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे में जो कन्वर्सन होता है राउंड 1 में, इसकी संख्या 2024 में 1037 के मुकाबले घट के केवल 188 रह जाती है। लेकिन एक बार फिर से एक नोटिफिकेशन आती है, कंफ्यूज किया जाता है और अचानक से सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव वाले कैंडिडेट आ जाते हैं और ये संख्या 300 बढ़ जाती है। ऐसे में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, तो इन बच्चों की जिनकी बाद में एंट्री हुई है, कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस में एनआरआई सीट्स मिलने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा होंगे। अब इसके पीछे का मकसद क्या था एमसीसी का, पारदर्शिता की क्या कमी थी, यह तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो सकती हैं वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूं। आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट के नाम पे हर साल हजारों एडमिशंस हो रहे हैं। कई सारे कॉलेजेस, कई सारे एजेंट इसमें इन्वॉल्व हैं जो 3-4 लाख रुपए लेके फेक एनआरआई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसके माध्यम से कैंडिडेट्स को सीट अलॉट करा दी जाती है। तो अब चूंकि फर्स्ट डिग्री के साथ साथ सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव को भी अलाउ कर दिया है, तो ये जो फेक कन्वर्सन्स हैं, जो फेक डॉक्यूमेंटेशंस हैं, इनकी संख्या में बहुत भारी वृद्धि हो सकती है। प्राइवेट और डीम्ड के एनआरआई कोटे की अगर बात की जाए तो $40,000 से लेके $1 लाख प्रतिवर्ष तक की फीस जो कॉलेजेस हैं वो चार्ज करते हैं। कमाल की बात यह है कि जिस तरीके की टिप्पणी सीजीआई के द्वारा की गई थी, हकीकत है कि एनआरआई कोटे के अंतर्गत जितने भी एडमिशन हुए होंगे 60-70% ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां जो कैंडिडेट है जिसे स्पॉन्सर किया गया है वो अपने स्पॉन्सर से न तो कभी मिला होगा और न ही उसे उसका नाम पता होगा। लेकिन चूंकि अब ये लीगलाइज हो चुका है, जहां एक तरफ उम्मीद थी कि ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी, भले इसका नुकसान जेन्युइन एनआरआई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट को हो रहा था, लेकिन अब जो रास्ता खुला है इसने पूरे काम को और ज्यादा आसान कर दिया है। बड़ी मात्रा में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाए जाएंगे और चूंकि एमसीसी के रूल को स्टेट भी फॉलो करता है तो एमसीसी के इस कदम से एक गलत प्रेसिडेंट बनेगा। दूसरे स्टेट भी इसी बात को फॉलो करेंगे। जेन्युइन स्टूडेंट कई सारे थे जिनके कन्वर्सन नहीं हुए। राउंड 2 में अगर फिर से ये ओपन होता है और सीट बची होगी तो उनको सीट मिलेगी, अदरवाइज उनका जो नुकसान है वो हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव के स्टैंडर्ड पर जो आधा देश है वो एलिजिबल होगा। हर किसी का कोई ना कोई दूर का रिश्तेदार होगा जो कि उसे स्पॉन्सर कर पाएगा, क्योंकि बोनाफाइड वार्ड के डेफिनेशन को अब एमसीसी ने खुद ही बदल दिया है। नोटिफिकेशन में कुछ और लिखते हैं और आज जब हमने एमसीसी
एमसीसी से हेल्पलाइन नंबर पे बात की तो उन्होंने यह बात कही कि 2 अगस्त को जो नोटिस आई थी उसमें यह बात लिखी गई थी कि सेकेंड डिग्री ब्लड रिलेटिव या फर्स्ट डिग्री ब्लड रिलेटिव जो हैं वो अलाउड हैं, यानी कि वो भी एनआरआई वार्ड में आते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल दोहरा मापदंड, बिल्कुल दोहरा व्यवहार एमसीसी के तरफ से किया जा रहा है और कहीं न कहीं ये फर्जीवाड़े को बढ़ावा देने वाला है। ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद थी एमसीसी से, एमसीसी जो गाइडलाइन बनाती है स्टेट्स को फॉलो करनी पड़ती है, बट अफसोस की बात है कि एमसीसी ही अपनी गाइडलाइन पे खुद नहीं चल रहा है, नियम बनाता है और एन वक्त पे यू टर्न मार देता है रातों रात। इसके बाद सर्वर भी इनका क्रैश हो जाता है। क्या कुछ चल रहा है इसके पीछे फिलहाल नहीं पता, लेकिन यह बात तो तय है कि हम इसकी तह तक जाएंगे। दूसरे कई सारे यूट्यूबर्स हैं वो भी लोगों को अवेयर कर रहे हैं, एमसीसी की इन खामियों को उजागर कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे होने के कारण, हमारे प्रोफेशन के कारण हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई भी गलती हमें नजर आती है तो न सिर्फ उसे पॉइंट आउट करें बल्कि उसकी तह तक जाएं और अगर कुछ खामी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे यह बात वायरल हुई कि 2024 में 16 नीट फेल कैंडिडेट का एडमिशन हुआ था। मैंने भी इस पे एक वीडियो बनाया जिसमें इस बात पे भी ध्यान दिलाया कि 2023 में भी ऐसे 9 कैंडिडेट थे जो कि नीट फेल थे। एमसीसी की तरफ से एक सामान्य सी नोटिफिकेशन आ गई जिसमें यह बात कही गई है कि कॉलेज की तरफ से गलत डेटा एंट्री हो गया है, लेकिन इस तरह की गलतियां करना सरकारी एजेंसीज का काम नहीं है। आप कॉलेजेस से डेटा लेते हैं, अपने पास डेटा रखते हैं, एडमिशन दिसंबर में खत्म हो जाता है, मई में आप लिस्ट रिलीज करते हैं और इसके बाद जब मामला सोशल मीडिया में उभरता है तब आपको याद आता है कि अरे कॉलेजेस ने तो गलत एंटर कर दिया है डेटा, एक बार हम कॉलेजेस को ही वार्निंग दे देते हैं। तो मैंने भी आपको 2023 का डेटा दिया है, एक बार उसे भी वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि डेटा तो आपके पास 2 साल से पड़ा हुआ था लेकिन आपने कभी भी जहमत नहीं उठाई उसको वेरीफाई करने की। ऐसी गलतियां करते रहेंगे तो जो लोगों का भरोसा है वो ऑलरेडी काफी कम हो चुका है, बिल्कुल भी खत्म हो जाएगा। याद रखिएगा, आपको फर्क पड़े न पड़े, बच्चों को और पेरेंट्स को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जब उम्मीदें दूसरी की गलतियों के कारण टूटती हैं तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो जो भी डिजर्व करते हैं ये पाना उनका हक है और इसीलिए सरकारी एजेंसीज को न सिर्फ जिम्मेदारी से काम करना चाहिए बल्कि जो गलतियां हुई हैं उसको सार्वजनिक रूप से एक्सेप्ट करके कार्रवाई करते हुए उसे ठीक भी किया जाना चाहिए। जिस तरीके से कॉलेजेस बेतहाशा फीस बढ़ा रहे हैं और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर पा रही है और उसके बाद भी अगर एडमिशन प्रोसीजर में इस तरीके की दिक्कतें बड़ी बड़ी सरकारी संस्थाएं कर रही हैं तो ये हमारे भविष्य के लिए, हमारे मेडिकल एजुकेशन सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। इससे तो बेहतर होता कि आप सीटें नीलाम कर देते, ऑनलाइन पोर्टल बना देते जिसपे लोग अपनी तरफ से बिड करते और जो सबसे ज्यादा पैसा दे पाता आप उसे ही सीट बेच देते। फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है। आप सेंट्रल काउंसलिंग करते हैं तो वहां पे भी चार्जेस लिए जाते हैं, बच्चा जब नीट का फॉर्म भरता है तो वहां भी चार्जेस लिए जाते हैं, अगर बच्चा किसी दूसरे राज्य की काउंसलिंग में अप्लाई कर दे तो वहां पर भी चार्जेस लिए जाते हैं और इतने सारे चार्जेस लेने के बावजूद आपके पास एक ऐसा स्टाफ भी नहीं है जो एक्सेल का डेटा वेरीफाई कर सके या फिर उसकी एंट्री अच्छे से कर सके। तो निश्चित रूप से ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही गंभीर बात है। और अंत में डियर कैंडिडेट एंड पेरेंट्स, आपसे ये कहना चाहूंगा कि इस पूरे मुद्दे पे आप अपने विचार भी जरूर रखिएगा। इसके अलावा भी आपको सिस्टम में, काउंसलिंग प्रोसीजर में कहीं कोई गलती, कहीं कोई खामी नजर आती है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए हम इस बात की तह तक जाएंगे और जो भी सच्चाई है उसके सामने लाने का पूरा प्रयास करते रहेंगे। अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।